नमस्कार साथियों, हिंदी प्राध्यापक 2022 भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी विद आर गोल्ड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 व पार्ट 2 आप देख चुके हैं। आइए आज पार्ट 3 में, चूँकि हम इससे पूर्व देख चुके हैं पत्रकारिता समाचार के तत्व है, ऐसे समाचार के कौन से 10 तत्व हैं, उन जखनी पानी अपरंपार, ये इसकी ट्रिक थी। इससे ठीक पूर्व के वीडियो में हमने ये देखा था, इन 10 तत्वों से कोई भी घटना समाचार बनती है। इसके बाद में अगले प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं, अगले तथ्यों के बारे में। संपादन के सिद्धांत। संपादन सिद्धांत है श्रोनिस संवत। श्रोनिस संवत, स्रो का अर्थ सोर्सिंग, स्रोत अर्थात एट्रीब्यूशन। निस का अर्थ निष्पक्षता, जिसको फेयरनेस कहते हैं। फिर स पर जो बिंदी लगी हुई है संवत, स का अर्थ संतुलन अर्थात बैलेंस। वहीं पर वै का अर्थ वस्तुपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, और तय का अर्थ तथ्यों की शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। ये 5 संपादन के सिद्धांत है, OABSF का सिद्धांत। अगर इंग्लिश में इनको याद किया जाए तो ये है OABSF। तथ्यों की शुद्धता का मतलब है एक आदर्श रूप में मीडिया व पत्रकारिता यथार्थ व वास्तविकता का प्रतिबिंब है। सच यह है कि मानव यथार्थ नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है, और इस तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। इसके लिए एक हाथी की कहानी का एक उदाहरण दे रखा है, अभिव्यक्ति माध्यम, जो पुस्तक कक्षा 11 और 12 में चलती है उसमें, जिसमें इस तरह से बता रखा है कि 4 अंधे होते हैं और वो एक हाथी के पास जब खड़े होते हैं और कोई कहता है पास में हाथी है, तो किसी ने हाथी की पूंछ पर हाथ लगाया तो उसने कहा कि हाथी तो बहुत छोटा सा होता है। किसी ने हाथी के पेट पर हाथ लगाया तो उसने कहा हाथी तो ऊपर ऊपर रहता है। किसी ने एक सूंड पर हाथ लगाया तो कहा कि हाथी तो लंबा सा होता है। और किसी ने जब उसके पाँव पर हाथ लगाया तो कहा कि हाथी तो बहुत चौड़ा आकार का होता है। अर्थात हम जिस रूप में, मीडिया हमें जिस रूप में दिखाता है उसी छवि में जीते हैं, वैसे ही कुछ छवि हमारे सामने अंकित हो जाती है। इसलिए तथ्यों की शुद्धता का होना अनिवार्य है। वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक होता है। इस बात को समझे कि वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफ़ी समानता भी है, अंतर भी है। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वही वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। वस्तुपरकता अर्थात कोई तथ्यों को कैसे परखता है, इसका मीनिंग क्या है अभी यहाँ समझते हैं आगे, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। वस्तुपरकता का तकाजा यह है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन व उससे प्रस्तुत करते हुए उसे अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। अब इसके बारे में आप समझें। यदि कोई एक पत्रकार है और वो यदि किसी पुलिस इंस्पेक्टर से संबंधित या किसी डॉक्टर से संबंधित कोई न्यूज़ लिख रहा है, अब उसकी धारणा है कि पुलिस वाले तो भ्रष्ट होते हैं या डॉक्टर जो है वो भ्रष्ट होते हैं, तो वो उस न्यूज़ को वैसा रूप दे सकता है। इसलिए एक पत्रकार का वस्तुपरक होना आवश्यक है। ये होती है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का मतलब ये हो गया कि वो उस पर किसी तरह का पूर्वाग्रह से वो ग्रसित नहीं है। निष्पक्षता या फेयरनेस, निष्पक्षता का अर्थ कोई तटस्थता नहीं है कि न मैं इधर का कहूँ न उधर का कहूँ। यहाँ निष्पक्ष शब्द है, तटस्थ नहीं। इसका मतलब प्रश्न बन सकता है एक पत्रकार को होना चाहिए तटस्थ या निष्पक्ष, तो एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ नहीं। वो किसी एक की पक्ष न ले, परंतु सही बात का, यदि कोई एक पक्ष सच्चा है दूसरा पक्ष झूठा है, तो दूसरे पक्ष को वो झूठा साबित करे और पहले पक्ष को सच्चा साबित करे। ये होती है निष्पक्षता। स्रोत और पत्रकारिता। स्रोत का अर्थ ये है कि यदि कोई पत्रकार कोई न्यूज़ को लिखता है तो वह न्यूज़ उसे कहाँ से मिली, किसी व्यक्ति ने बताया या फिर कहीं से उसने वहाँ जाकर के वहाँ आंकड़े या तथ्य जुटाए, या उसने किसी ऑफिस में, कार्यालय में जाकर के वहाँ से कागजात जो है उनकी जांच की। वो जो भी स्रोत होता है उस स्रोत का उल्लेख अपने उस न्यूज़ में, उस समाचार में वो जरूर करे। ये है स्रोत या पत्रकारिता। पत्रकार की बैसाखियाँ क्या होती है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्रकार की बैसाखियाँ। तो ये जो पीले इसमें हाइलाइटर में जो अंकित है, सच्ची संतु निशा को पटता, पत्रकार 4 बैसाखी रखता। सच्ची संतु
निशा पटता, अर्थात सच्ची का अर्थ है सच्चाई, संतु का अर्थ है संतुलन। नंबर 3 जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए आप, निशा का अर्थ है निष्पक्षता, पक्षपात उसके लिए अपशब्द की तरह होना चाहिए। और पटता अर्थात स्पष्टता, सच्ची, संतु, निशा, पटता। पत्रकार ये 4 बैसाखियाँ रखता है। संतुलन, दोनों पक्षों को बराबर संतुलन दे। एक तरफा समाचार चरित्र हनन का हथियार बन सकता है, बाकी इसमें अधिक कुछ नहीं है। तो ये है संतुलन। सच्चाई, इसका अर्थ ये हो गया कि वो किसी भी न्यूज को उसका सही दृष्टिकोण स्पष्ट करे, प्रकट करे। नंबर 3 निष्पक्षता, निष्पक्षता का अर्थ है किसी का भी पक्ष न ले। और नंबर 4 स्पष्टता। तो इस तरह से सच्चाई, संतुलन, निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से खबर को छापे, आधी अधूरी नहीं। स्रोत का अर्थ होता है, जो भी मैंने आपको बताया था, किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियों और स्वयं संवाददाताओं व रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। यहाँ पर स्तोत्र शब्द छप गया है, स्रोत हिंदी के दृष्टिकोण से स्रोत शब्द राइट है। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए स्रोत आवश्यक, सूचना विशिष्ट होने पर स्रोत आवश्यक होता है। उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है, अर्थात वो वहाँ पर जाकर के उसने जानकारी जुटाई है, या फिर ये वो बहुत सामान्य जानकारी है। इसके बाद में है पत्रकारिता के कुछ प्रमुख पत्रकार। कौन कौन से किस तरह के पत्रकार होते हैं, तो ध्यान रखें, छोटे गांवों में, कस्बों में एक ही पत्रकार होता है जो सभी प्रकार के न्यूज़ को छापता है, देता है। लेकिन जब बड़ा क्षेत्र होता है वहाँ पर किस प्रकार के पत्रकार होते हैं? एडवोकेट, विशेष, डॉग से विकल्प को खोजता। इस तरह से ये 5 प्रकार की पत्रकारिता हो गई। नंबर 1 खोज परक पत्रकारिता। आमतौर पर इस तरह की पत्रकारिता का उपयोग किसी प्रकार की अनियमितताओं या गड़बड़ियों को उजागर करने हेतु जब की जाती है तो उसे खोजपरक पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें स्टिंग ऑपरेशन, यदि प्रश्न आ जाता है स्टिंग ऑपरेशन जैसी गतिविधियां कौन सी पत्रकारिता में आएगी, तो ये खोजपरक पत्रकारिता है। नंबर 2 विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता का अर्थ यह है किसी एक विशेष फील्ड में, जैसे किसी पत्रकार को, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन व फिल्म पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, ये सब विशेषीकृत पत्रकारिताएं हैं। इस विशेषीकृत पत्रकारिता में फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये विशेषीकृत पत्रकारिता जो होती है ये किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है, तो उसके लिए ट्रिक बनाई हुई है। विशेषी पत्र की 7 पाँखें। विशेषी पत्र की कितनी पाँखें हैं? 7 पाँखें। कौन कौन सी? अफे विन्यास आँखें, अफे विन्यास आँखें, विशेषी पत्र की ये 7 पाँखें। अब यहाँ पर आप देखें, ये विशेषी पत्र की 7 पाँखें, ये जो ट्रिक है अफे विन्यास की आँखें। नंबर 1 है वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकारी कामकाज पर निगाह रखना है। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना, ये वॉचडॉग पत्रकारिता है, जिसे खोजपरक पत्रकारिता भी कहा जा सकता है। नंबर 2 एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता का मतलब है किसी खास उद्देश्य, जो किसी विचारधारा या खास उद्देश्य मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं तथा उसके पक्ष या विपक्ष में जनमत बनाने का काम करते हैं, इसको एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। नेक्स्ट वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता का अर्थ ये होता है, इसको एक बार वापस देखें, ये जो मैंने बताया था अफे विन्यास की आंखें, ये अफे विन्यास की आंखें क्या है? ये यहाँ पर जैसे फे का अर्थ है, यहाँ पर ये फैशन व फिल्म पत्रकारिता, उसी तरह से ये संसदीय पत्रकारिता, इसका ये स है।
इसी तरह से आर फॉर आर्थिक पत्रकारिता। इस तरह से ये 7 नाम हैं। ये रहे खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन व फिल्म पत्रकारिता। ये कुल 7 नाम हैं। फिर ये पत्रकारिता के कुछ रूप और हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे। ये 5 प्रकार की खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और अब है वैकल्पिक पत्रकारिता। विज्ञापन का विकल्प नहीं मिलता, अर्थात इसमें एक शब्द याद रखना है, विज्ञापन का विकल्प नहीं मिलता। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अभी हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ एक बात आएगी, उस बात को याद रखने में ये शब्द सहायक होगा। विज्ञापन का विकल्प नहीं मिलता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। जैसे जो सरकार होती है उसके साथ तालमेल बिठा करके जो मीडिया चलता है, उस मीडिया को उसे उसके साथ तालमेल इसलिए बिठाना होता है वरना उस अखबार को मिलने वाली जो राशि है उसमें सुविधा रहेगी, क्योंकि इस तरह के अखबार को विज्ञापन मिल जाते हैं। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है, वह मुनाफे के लिए काम करती है, उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को व्यक्त करता है, जो सरकार है उसके विरुद्ध, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, वह बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते। ऐसी पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि किस तरह की पत्रकारिता को विज्ञापन नहीं मिलता। इसलिए मैंने ऊपर लिखा था विज्ञापन का विकल्प नहीं मिलता, यानी विज्ञापन नहीं मिलता वैकल्पिक पत्रकारिता को। संचार माध्यमों में मौजूदा जो रुझान है इसमें खास कुछ नहीं है, केवल ये बताया गया है कि समाचार माध्यमों में जो मौजूदा रुझान है उसके लिए नेट की जो पत्रकारिता है, इंटरनेट से संबंधित जो पत्रकारिता है उसका प्रचलन अधिक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरा अध्याय जो अभिव्यक्ति माध्यम है उसमें है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। ये इसमें 2 प्रकरण होंगे। कौन कौन से? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम। ये यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखने का प्रयास था जो संभवतया कहीं रह गया है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जर्मनी के गुटेनबर्ग में पहला छापाखाना विकसित हुआ था, वहाँ स्थापित हुआ था, जबकि भारत में 1556 में ये छापाखाना गोवा में स्थापित हुआ था। इसलिए 1556 छपना में, यानी छपनिया में छापाखाना, और ये कहाँ पर? गोवा में। लिखित भाषा या मुद्रित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थायित्व होना है और उसके स्थायित्व के लिए ही छापे खाने स्थापित किए गए, जो सबसे पहले गोवा में स्थापित हुआ। इसके बाद में इनसे संबंधित मात्र कुछ जानकारी ही हमें पता होनी चाहिए। रेडियो के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं या पूर्व में इस तरह की चर्चा हो चुकी है कि रेडियो किस तरह का माध्यम माना जाता है। आइए इसकी डिटेल यहाँ हम देखते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि स्वर शब्दों का खेल है। इसमें से जो पूछी जाने वाली चीज़ है वो ये है कि रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। एक रेखीय का मतलब वो होता है जिसमें वापस फीडबैक प्राप्त नहीं होता। रेडियो में अगर कोई खबर झूठी है या सच्ची है, हम वापस हमारी तरफ से जो रेडियो में खबर पढ़ रहा है या जो बोल रहा है उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। इसके पश्चात हम देखें रेडियो समाचार की संरचना किस तरह की होती है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, जिसको हम इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली जो सबसे प्रचलित शैली है और 90% खबरें इसी में छपती है।
समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। किस तरह से, अभी एक एग्जाम्पल से मैं अभी आपको समझाऊंगा। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता, अर्थात उल्टे में क्या निष्कर्ष, याद रखना है, उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचारों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? इंट्रो, बॉडी, समापन। उल्टा पिरामिड शैली में देखो, पिरामिड ये होता है, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को या स्काउट्स को आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले 4 लड़के खड़े हो गए, फिर उनके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से ये होता है पिरामिड। अब मैं उल्टा पिरामिड बना रहा हूँ। उल्टा पिरामिड का मतलब ये होता है, ये उल्टा पिरामिड है, इसमें 3 इसके पार्ट होते हैं। नंबर 1 इंट्रो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 2 बॉडी, जो ये बॉडी। नंबर 3 समापन। इसका अर्थ ये हो गया, जब हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं और ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप को अज्ञात लुटेरों ने लूटा, तो अब उस न्यूज़ के बारे में हमारी जिज्ञासा होगी कि कहाँ लूटा, किसने लूटा, कब लूटा, क्यों लूटा, कैसे लूटा। मैंने जो बोले हैं ये 6 ककार कहलाते हैं। ये 6 ककार होते हैं यान, वहा, सेयो। इनका क्रम ये होता है यान, वहा, सेयो। ये 2 मैंने नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो इंट्रो में जो मुखड़ा कहलाता है, इंट्रो या मुखड़ा एक ही बात है, ये किसी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें ये 4 ककार होने चाहिए, यान, वहा, अर्थात क्या, कौन, कब, कहाँ। कैके मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि कैके में सिमिलरिटी हो गई, कोई याद रहने जैसी चीज़ नहीं होगी, इसलिए क्या, कौन, कब, कहाँ। से यो का अर्थ है कैसे और क्यों। इन चारों का उत्तर मुखड़े में आ जाता है। जैसे मैं एक न्यूज़ की लाइन बोल रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाना। जैसे जयपुर, शुक्रवार दोपहर 2 बजे अज्ञात लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया। क्या हुआ? पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया गया। कौन लोगों ने? अब पता नहीं था, इसलिए अज्ञात लुटेरों ने। कब? शुक्रवार को दोपहर 2 बजे। कहाँ? जयपुर में। तो ये चारों जो चीज़ है वो सबसे पहले आ गई। जब कोई कहानी कहते हैं, कथा शैली या कहानी शैली या पिरामिड शैली एक ही बात है। एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थी, इस रानी के 2 बेटे थे, उस रानी के 3 बेटे थे। अब कथा का विस्तार होता जा रहा है और अंत में रिजल्ट क्या रहा वो बाद में आएगा। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से रोनते हुए सीरीज पर कब्जा किया। सारा सारांश पहले ही आ चुका है। जिस तरह से भी पेट्रोल पंप वाली जो लूट वाली खबर मैंने आपको बताई, तो इसमें निष्कर्ष पहले आ जाता, फिर कैसे और क्यों, ये थोड़ा बहुत कथा का विस्तार जो है वो होता रहता है बॉडी में। और फिर समापन कुछ पंक्तियों के साथ होता है। इंट्रो या लीड या हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इंट्रो ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। बॉडी इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व के क्रम में लिखा जाता है। समापन समय व जगह की कमी को देखते हुए आखिर लाइनों को हटाया भी जा सकता है या 2-4 लाइनें हो भी सकती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन जो बुनियादी बातें हैं, साफ सुथरी व टाइप्ड कॉपी हो, ताकि रेडियो में जो एंकर होता है वो उसको ढंग से पढ़ सके। तैयार कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा होना चाहिए। हाशिया का मतलब है ये कागज़ है तो इस कागज़ में इधर भी जगह छोड़ी हुई होनी चाहिए, इधर भी जगह छोड़ी हुई होनी चाहिए। कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। जब हम स्पेस देते हैं तो 3 बार स्पेस। किसी एक शब्द को जैसे ये लिख दिया, एक व्यक्ति, इतनी जगह छोड़ी होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल सुपाठ्य हो, उसको ढंग से देखा जा सके, पढ़ा जा सके। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। विभाजित का मतलब कई बार हम लिखते हैं यहाँ जगह कम पड़ गई तो हमने आ वे यहाँ लिख दिया और फिर अगली लाइन में शकता ये ऐसा लिख दिया, फिर वो पढ़ते पढ़ते यहाँ आओ फिर रुक जाएगा वो शकता। इसलिए ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है, किस खबर को कितना बड़ा लेना है, सुविधा रहती है। समाचार को भी में से जटिल व उच्चारण में कठिन शब्द जो संक्षिप्त अक्षर कहलाते हैं, एब्रीवियंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए।
अंकों का प्रयोग कम से कम हो। अंकों को लिखते समय 1 से 10 तक शब्दों में, 1 से 999 तक अंकों में, इसके बाद फिर शब्दों में लिखे हुए होने चाहिए। वरना अगर 1,12,00,000 और 31,718 है तो खबर पढ़ते पढ़ते ये जो ही अंक आएंगे वो रुक जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से गिनने में व्यस्त हो जाएगा। तो उससे फिर वो उसका जो न्यूज़ का ग्लैमर प्रभाव समाप्त हो जाता है। अखबारों में जैसे वह जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है। अखबारों में ये वह गलत छप गया, पै के ऊपर बिंदी जैसे वो हो गया पंडित। लेकिन रेडियो में जो संयुक्ताक्षर ये संक्षिप्ताक्षर हैं, संकेत चिन्ह हैं, इनका कभी भी उल्लेख नहीं करना चाहिए उस टाइप्ड कॉपी में। रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। यदि प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए, यानी उसमें प्रतिशत या डॉलर इनका निशान नहीं, बल्कि ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है। कहाँ पर? ऐसे प्रतिशत डॉलर। नज़दीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए। 10.75 को 11 लिखना चाहिए। इसी तरह कोई भी अगर संख्या है तो 28 लाख रुपए लिखना बेहतर होगा, परंतु 98 रनों को 100 नहीं कहा जा सकता। इनको आप लगभग में या राउंड फिगर में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं। रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों व संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं को समझना कठिन होगा। आंकड़ों का आंकड़े यदि तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। जैसे 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन के बजाय 7.5% बढ़कर 86 टन हो गया, इस तरह से। डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन का मतलब ये होता है एक पत्रकार को एक समय दिया जाता है कि आप इतने बजे के बाद में किसी तरह से खबर नहीं भेजेंगे। रेडियो डेडलाइन अखबारों की तरह अलग से नहीं, बल्कि समाचार से ही गुत्थी होती है। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न, इनमें जब समाचार का वाचन होता है उसके ठीक थोड़ी देर पहले किया जा सकता है। अगर कोई हॉट न्यूज़ हो, कोई इस तरह की ताज़ा न्यूज़ हो, श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। वहाँ वो इस तरह से आज ये समझा जाता है। रेडियो में आज सुबह, कल दोपहर, पिछले सप्ताह, इस साल, अगले बुधवार आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग जहाँ तक हो सही करना चाहिए। केवल लोकप्रिय शब्दों के संक्षिप्ताक्षर प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ISI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। अन्यथा जैसा मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हम रेडियो, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे टेलीविज़न। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, महज 8 वीडियो में संपूर्ण अभिव्यक्ति माध्यम पत्रकारिता के विविध आयाम हम लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे। नए साथी सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।